हाय गाइस, तो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर और मेरी पहली वीडियो। आपका स्वागत है मेरे चैनल इकोनॉमिक्स गुरु में। तो पहला चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इसमें पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी इज वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरियस। इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी बहुत ही फैली हुई थी और समृद्ध थी। इंडियन इकोनॉमी की दूर दूर तक पहुंच थी, पूरे वर्ल्ड में इंडियन इकोनॉमी बहुत फैली हुई थी। सेकंड पॉइंट है द एग्रीकल्चर फ्रंट इज सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर था वो सेल्फ कंटेन्ड था, अपने लिए ही होता था। रूरल इकोनॉमी है मतलब आप कह सकते हैं कि गांव की तरह थी एक इकोनॉमी। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा वो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जैसे वास और काफ़ी चीज़ें पहले हैंडीक्राफ्ट में होती थी और अब तो काफ़ी बढ़ावा मिला है। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पहले बहुत ज़्यादा चलते थे और वो जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो अपना जो हम एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से बाहर, वो काफ़ी रेपुटेशन थी उनकी ग्लोबल मतलब आप बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट में काफ़ी रेपुटेशन थी, क्योंकि काफ़ी सुंदर होते थे वो जो प्रोडक्ट्स थे जो एक्सपोर्ट इंडिया से करे जाते थे। अगला पॉइंट है द मेटल एंड द प्रीशियस स्टोन वर्क वॉज फेमस फॉर द मैनक्राफ्टशिप। मतलब जो मेटल की चीज़ें थी और प्रीशियस स्टोन वर्क था वो काफ़ी फेमस था, क्योंकि इंडिया के हाथ के दस्तकार जो मेटल की चीज़ें बनाते थे या फिर प्रीशियस स्टोन पे वर्क करते थे, उनको काटते थे उन पे कई चीज़ें, तो वो सब काफ़ी फेमस था। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगला पॉइंट है हमारा इंडियन इकोनॉमी एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल से बाद या ब्रिटिश आप कह सकते हैं ब्रिटिश रूल में या स्टार्टिंग में ब्रिटिश रूल के, मतलब यहाँ तो स्टार्टिंग में ही है। तो कैसी हो गई थी इंडियन इकोनॉमी, तो वो कैसी हो गई थी, तो वहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो पहला पॉइंट आता है स्टार्टिंग ऑफ सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी का ऐसा एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया कि वो सिस्टमैटिकली, उन्हें सही भी लगे हमें सही भी लगे, पर एक्सप्लॉयटेशन भी जारी रहे। सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉयटेड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उस पर इतने टैक्स इम्पोज करे गए कि वो अपना रेवेन्यू निकाल सकें उसमें। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसे ऐसे डिस्ट्रॉय करा गया कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट ऐसे डिस्ट्रॉय करी गई ताकि वो अपने जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, जो ब्रिटिश आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में चल रहा था उसका भरपूर फायदा उठा सके वो इंडिया को मार्केट के रूप में दिखाकर। अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वर इम्प्यूटेड टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। मतलब जो एक्सपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल, ब्रिटिश उस पर काफ़ी टैक्स के छूट देता था कि रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट करें हमें, और गुड्स जो थे वो इन ब्रिटिश के ही इंपोर्ट करने पर काफ़ी छूट थी। तो इस हिसाब से वो सस्ते हो जाते थे और इंडिया की डोमेस्टिक की जो मार्केट थी उसे बहुत ख़राब करते थे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी मेहनत लगती थी। तो मशीन से बने और हैंडीक्राफ्ट में अगर आप वर्क करेंगे तो मशीन से ऑब्वियसली बात है मशीन के प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते माने जाएंगे। अगला है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग करा गया, जो हमारा ट्रेड था वो सेंट्रलाइज कर दिया गया ब्रिटिश में। मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश से ही इंपोर्ट होगा और ब्रिटिश को ही एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट किस चीज़ का हुआ, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट किस चीज़ का हुआ, फिनिश गुड्स का, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री बना कर दे रही है। तो मतलब सेंट्रलाइज कर दिया गया, रीस्ट्रक्चर करा गया, दोबारा पुनर्गठन हुआ ट्रेड का। आगे अगला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी चेंज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर दिया गया पूरी तरीके से स्टैग्नेंट, थमी हुई, जिसमें बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो इनकम में, वैसी इकोनॉमी में और पिछड़ी हुई इकोनॉमी में। सॉरी गाइस, ये स्लाइड खुल गई है।
तो अब हमारी आ गई फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। तो मतलब इसमें ये बताया गया है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसके फीचर्स क्या थे जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी उस टाइम, मतलब रुकी हुई थी। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट भी दे रखा है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया मीन्स द इकोनॉमी शो लिटल और नो ग्रोथ इन इनकम। इनकम में जो कि बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज मिजरेबली लो, मतलब बहुत ही बेकार था। उनको खाने के लिए अच्छी नहीं थी, सोने रहने सब बेकार हो गया था, यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत गरीबी छा गई थी। अगला पॉइंट है एग्रीगेट्स ऑफ रियल आउटपुट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 12th सेंचुरी वाज लेस देन 2% एंड ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इन आउटपुट पर ईयर इज 5%, 0.5%। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट रियल आउटपुट मतलब जो पूरे इंडिया का जो आउटपुट होता था वो 12th सेंचुरी में लेस देन 2% था, 2% से भी कम हो गया था। जिस समय आप सोच सकते हैं कि आपने सुना होगा कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय की आपको एक जानकारी दे दूं कि जब इंडिया 25 रुपीज़ कमाता था, मतलब आप समझते रहेंगे 25 कैसे। इसका मतलब है कि जब पूरे वर्ल्ड में 100 रुपीज़ की इनकम होगी तब इंडिया 25 रुपीज़ कमाएगा। इसका मतलब 1/4 पार्ट जो था इंडिया का होता था, इसलिए इंडिया जो था बहुत समृद्ध था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं वापस। एग्रीगेट ऑफ रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 12th सेंचुरी वाज लेस देन 2%, आउटपुट बिल्कुल 2% का कम हो गया था। और जो था ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम आउटपुट, जो पर कैपिटा आउटपुट है मतलब साल में जो पूरा आउटपुट हो रहा है एक ईयर में, उसकी जो ग्रोथ है वो 0.5% से भी कम या उतनी हो गई थी। अगली स्लाइड आपके सामने आ गई है। दूसरा फीचर है बैकवर्ड इकोनॉमी का, मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी का। तो यहाँ देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड अंडर ब्रिटिश रूल। साफ साफ लिख रखा है कि ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश रूल काफ़ी बेकार थे, जिसके कारण बैकवर्ड पिछड़ गई थी हमारी इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मीन्स व्हेन इट हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम लो हो जाएगी बिल्कुल ही। इन 1947 to 48 द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया जस्ट 230 रुपीज़। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई 230 रुपये साल के कमाएगा तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उसका, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 1947 to 48 द पर कैपिटा इनकम इज इन इंडिया जस्ट 230 रुपीज़। तो आपको ये जो डाटा दे रखा है 1947 to 48 230 रुपीज़ जो है ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट में चल रहे हैं डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर तो डोमिनेंट है ही और अभी भी है। 50% की इकोनॉमी 50% की जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है अभी भी। और उस समय जो था 72%, यहाँ लिख भी रखा है देखिए 72% जो है, जो हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो जुड़ी हुई थी सिर्फ एग्रीकल्चर से। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर पहले डोमिनेंट था। तो एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट इन इंडियन इकोनॉमी फॉर लाइवलीहुड के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर था, हमारे पास और कुछ चीज़ें भी नहीं थी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ जीडीपी वॉज 50% विद बैकवर्डनेस। तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% का था एग्रीकल्चर का, पर वो कैसा था, बैकवर्ड था। अगली स्लाइड आ गई है और अगला फीचर है हमारा ब्लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उस समय, मतलब ना के बराबर या आप कह सकते हैं था ही नहीं। तो ब्लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, एक ही पॉइंट है, हैंडीक्राफ्ट इज एज वेल एज नोन एज द पार्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मतलब इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री जो थी वो हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही बोलते थे, जो कि डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ब्रिटिश शासन द्वारा। उनके सिस्टमेटिकली शासन, मतलब हमें गलत भी ना लगे और इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करा उनकी पॉलिसीज द्वारा। पॉलिसी लाए काफ़ी हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स पे काफ़ी डिपेंड हो गए थे उस समय हम। तो यहाँ पे दे रखा है पॉइंट, कंट्री वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एज लाइक ट्रैक्टर, आप रिलेटेड इक्विपमेंट्स आप बोल सकते हैं, ट्रैक्टर वैक्टर एक्सेट्रा। मशीनरी हो गई, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जो इंपोर्ट करी जाती थी। आर्म्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट आप जानते हैं, आर्म्ड फोर्स मतलब आर्मी के लिए जो फोर्स के लिए इक्विपमेंट्स है वो भी इंपोर्ट करे जाते थे। कंज्यूमर गुड
कंज्यूमर के लिए जो इम्पोर्ट्स होते थे वो सब, और मेडिसिन, केरोसिन ऑयल एटसेट्रा टू दी अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश से ही आ रहा था। और ये मेरी लास्ट स्लाइड, जिसमें आखिरी फीचर है हमारा लिमिटेड अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बनाइजेशन मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम शहरीकरण बहुत कम था। इन 1948 ओनली 4% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज एंड 86% लिव्ड इन विलेज। 86% जो है विलेज में रहते थे, 4% पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज मतलब शहरी एरियाज में रहती थी। शहरी एरिया उन्हें कब कहा, कैसे कहा जाता था? जहाँ पे सब चीज मिलती हो वहीं शहरी एरिया बोल दिया जाता था, और हर जगह ये नहीं था। पूरे इंडिया में सिर्फ 4% जो है पॉपुलेशन थी 1948 में, वो ही अर्बन एरियाज में रहती थी, बाकी सब रूरल एरिया में रहती थी। तो ये पॉइंट, ये डाटा है एक, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बाकी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप याद कर लें। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, रूरल पॉपुलेशन लैग्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड फ्रॉम एग्रीकल्चर, दिस कंपाउंड द पॉवर्टी। अब इस पॉइंट को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि बिहार एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, क्योंकि बाकी सब स्टेट काफ़ी, वैसे तो बैकवर्ड नहीं बोलेंगे हम उसे, पर बाकी सब राज्यों के कंपैरिजन में काफ़ी बैकवर्ड है वो। तो उधर इन जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसकी, काम की, वो काफ़ी कम है। वर्क इतना ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सब दूसरे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं बिहार से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो यहाँ यही लिख रखा है, रूरल पॉपुलेशन लैग्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर है सिर्फ डोमिनेंट बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री नहीं है। तो एग्रीकल्चर से बाहर कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं होती थी, जो कि उनकी पॉवर्टी का कारण बनती थी, उनकी गरीबी का कारण बनती थी। अगला पॉइंट है हमारा सेमी फेडरल इकोनॉमी। मतलब आप फेडरल को मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोल सकते हैं, आधी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। और सेमी फेडरल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में दो ही टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हमारा ये पॉइंट है, इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी और सेमी फेडरल दोनों एक ही है। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फेडरलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक मोड। फेडरलिस्टिक की जगह आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी में डाल सकते हैं। कैपिटलिस्टिक तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो आगे वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। फेडरलिस्टिक की जगह सोशलिस्टिक मिल जाएगा। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी वीडियो देखी। आप इससे प्लीज़ इससे व्यूज़ बढ़ाएं, आपको इससे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। और मेरी अगली वीडियो का वेट करें जो कि आगे के पॉइंट पर होगी, और अगला पॉइंट हमारा होगा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। थैंक यू वेरी मच।